साथियों, ज्ञान विकृति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आनंदपाल सिंह जोधा। आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति के शरीर में जो रोग होते हैं। देखिए, रोग बहुत प्रकार के हैं। शारीरिक रोग भी होते हैं, मानसिक रोग भी हैं, भावनात्मक रोग भी होते हैं। लेकिन आज हम जो विशेष चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा शारीरिक रोग। ठीक है, तो शारीरिक रोग जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले जो रोग दिया है उसका नाम है अस्थमा। अस्थमा अस्थमा क्या है, इसको अपन डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और इसकी आहार चिकित्सा क्या रहती है, इसको ठीक करने के लिए योग चिकित्सा कैसे करते हैं, इसके ऊपर अपन प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी के एयरवेज एल्वियोलस संकीर्ण और सख्त हो जाते हैं। जो रोगी होता है, जो उसके फेफड़े के जो अंतिम भाग पर जो वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, एल्वियोलस जिसको कहते हैं, वो एकदम सिकुड़ उड़ जाते हैं या सख्त हो जाते हैं, तो अस्थमा की दिक्कतें आती है। ऐसे रोगियों में अतिरिक्त श्लेष्म उत्पादन भी होता है। जो अस्थमा के रोगी हैं उसके जो लंग्स हैं, जो उसकी श्वसनिका है, उसके अंदर अतिरिक्त अधिक मात्रा में ये अपना म्यूकस जो श्लेष्म होता है उसका उत्पादन होने लग जाता है, जिससे श्वास लेने छोड़ने में कठिनाई होती है। और अगर मुख्य रूप से अगर अस्थमा को अपन देखें, समझने की कोशिश करें, तो ये एक सांस से संबंधित बीमारी है जिसमें दम घुटने लगता है, व्यक्ति को प्रॉपर श्वास नहीं आता है, उसको श्वास लेने में दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और इसके साथ ही व्यक्ति को सांस लेने की जो दिक्कत है वो तो है, लेकिन इसके साथ में व्यक्ति को घबराहट भी होती है, दम घुटने लगता है और खांसी भी आने लग जाती है। क्योंकि अगर म्यूकस ज्यादा रहेगा तो जो वोकल कॉर्ड है उसके भाग पर हल्का सा अगर स्पर्श करेगा तो उससे क्या होगा, व्यक्ति को खांसी आएगी। कुछ लोगों के लिए अस्थमा सिर्फ एक मामूली बीमारी है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि अस्थमा तो क्या है, एक छोटी सी बीमारी है। लेकिन अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो अस्थमा हमारे शरीर की बहुत बड़ी बीमारी है, जो केवल सांस से शुरू होती है, सांस की प्रॉब्लम से शुरू होती है, लेकिन आपके शरीर को धीरे 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 क्षीण अवस्था में ले जाती है, आपके शरीर को बिल्कुल खत्म करने लग जाती है। आप देखिए, ऐसे हैं कि बात तो सांस से शुरू होती है, लेकिन अगर ये मान लो आप कि व्यक्ति को सांस ही ढंग से नहीं आएगा तो क्या उसका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि व्यक्ति का जो मुख्य जो तत्व है शरीर को चलाने का वो श्वास है, और अगर श्वास में नहीं होगा या वो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसके शरीर की जो कार्य प्रणाली सुचारू रूप से नहीं चलेगी। लोग मानते इसको बहुत छोटी बीमारी, लेकिन ये बहुत घातक बीमारी सिद्ध होती है। लेकिन इसके लक्षण प्रबंधनीय है। देखिए, मुख्य चीज कि अस्थमा भले ही बहुत बड़ी बीमारी है, ये घातक भी साबित होती है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं, ये जो रोग हैं, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। इस रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह समय के साथ बदल सकता है, इसलिए आवश्यक है कि आप किसी डॉक्टर तथा अन्य किसी जो चिकित्सा निर्देश देता हो उससे आप लक्षणों की जांच करवाएं। उसके संकेतों, जो मरीज के जो संकेत होते हैं उसके ऊपर नजर बना के रखें कि इसको अस्थमा की बीमारी है या नहीं है। देखिए, लक्षणों से ही पता चलता है कि वास्तव में बीमारी क्या है। हम किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें डायग्नोस करता है, हमारी जांच करता है। जांचें बहुत प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से पहले लक्षणों की जांच की जाती है। लक्षणों के बाद में ये तय किया जाता है कि व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट देना है।
उसका इलाज किस प्रकार से करना है। एलर्जी या अस्थमा के लक्षण और संकेतों के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जो अस्थमा है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं, जैसे धूल, परागकण, अपशिष्ट कोई भी पदार्थ, एयरबॉर्न कण, सामान्य जुकाम। देखिए सामान्य जुकाम होता है, उसमें क्या होता है, हमारी जो नजल कैविटी है वो बंद हो जाती है, प्रॉपर मतलब खुली हुई नहीं रहती। इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को जो श्वास की जो क्षमता होती है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। एक तो होता है कि श्वास अच्छे से जा रहा है और इसका ये नजल कैविटी मान लीजिए आप, इसमें एक तो पूरा श्वास जा रहा था, लेकिन म्यूकस से या अगर आपको जुकाम लग जाता है तो क्या होता है, जो नजल टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो इन्फ्लेमेशन इसके अंदर आने से क्या होगा, ये भाग मतलब आपस में टच होने लग जाएगा, तो श्वास की जो मात्रा है वो प्रॉपर वे में नहीं जा पाएगी, तो श्वास लेने में दिक्कत होगी। अगला है कोई भी ऐसा अपशिष्ट जो हवा के अंदर घुला हुआ हो और जो आपकी बॉडी के सूटेबल नहीं हो, या श्वास के साथ में आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। कोई भी ऐसे परागकण, कोई भी धूल, मिट्टी, अपशिष्ट पदार्थ या हवा के अंदर मौजूद ऐसे कण जो आपके शरीर को सूटेबल नहीं है, वो श्वास के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु वो कण, वो धूल, वो मिट्टी, वो अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जब फेफड़े के अंदर जाते हैं तो आपके अस्थमा रोग का कारण बन सकते हैं। अगला है भावनात्मक दबाव या तनाव। अगर व्यक्ति इमोशनली प्रेशराइज होगा या उसको स्ट्रेस होगा तो भी व्यक्ति का जो श्वास है उसकी जो रिदम होती है, जो उसकी रेट होती है, जो दर होती है उसकी, वो जब व्यक्ति हाइपर होता है, गुस्से में होता है तो प्लस हो जाती है। किसमें? जब उसको गुस्सा होता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी प्रकार के तनाव में है या दबाव में है तो उसका क्या होगा, जो रेट है वो माइनस में हो जाएगी। व्यक्ति जितना ज्यादा भावनात्मक प्रेशर में आएगा वो धीरे 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 अकेलापन महसूस करेगा, ठीक है, और उसके शरीर के जितने भी इंटरनल और आउटरनल ऑर्गन हैं वो धीरे 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 अपना वर्क करना कम कर देंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां और उन विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से अनेक प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और वही सिक्रेशन हमारे कार्य के प्रति जिम्मेदार रहता है। अगला है कोई भी उत्तेजक धुआं जो आपके अस्थमा का कारण बनेगा। ऐसा जहरीला धुआं, प्रदूषित धुआं है। देखिए मोस्टली अगर धुएं शब्द से ही अगर हम समझें तो ये अपने आप ही उत्तेजक होगा या अपने आप ही इसकी प्रकृति धुएं की ऐसी है कि वो प्रदूषित होगा। ऐसा कोई भी धुआं नहीं है जो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसीलिए मैंने धुएं शब्द पे बताया है कि किसी भी धुएं को आप ले लीजिए, चाहे चिमनी का धुआं ले लीजिए, चाहे गाड़ी का धुआं ले लीजिए, चाहे आप किसी रेल इंजन का धुआं ले लीजिए, किसी भी मशीनरी का जिससे धुआं निकलता हो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो एक अपशिष्ट पदार्थ है और वो जब हवा के अंदर मिलता है और जब वो श्वास के माध्यम से उस हवा को आप ग्रहण करते हैं तो वो आपके फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में उसके कण क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और जमा होने की वजह से जो हमारी श्वास नली है, जो श्वसनिका है, जो ब्रोंकाइल है, जो ब्रोंचिल्स है, उसके अंदर रुकावट पैदा होती है और उसी रुकावट के कारण हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और व्यक्ति का दम घुटने लगता है। और अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा दम घुटने लग जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
इसीलिए कहा गया है कि अस्थमा को छोटी बीमारी नहीं समझना चाहिए, ये बहुत घातक बीमारी है। अब बहुत सारे और भी ऐसी चीजें हैं, दवाएं हैं जो हमारे अस्थमा का कारण बन सकती है, जैसे एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, बीटा ब्लॉकर्स और नेप्रोक्सन है। ऐसी दवाएं हमारे श्वास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। कोई भी ऐसा एसिड है और गैस्ट्रोएसोफेगल बीमारी, तो ये जो मैंने जो आपको विभिन्न प्रकार की जो कारण बताए हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अस्थमा के लक्षण कौन कौन से हैं। अस्थमा के लक्षण हैं, पहला, सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जब मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा तो उसको लंग्स को, जो हमारे फेफड़े हैं, उसको प्रॉपर वे में एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर श्वास नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे आपका दम घुटेगा। तो ये अस्थमा का पहला लक्षण है, सांस लेने में कठिनाई। दूसरा है घबराहट महसूस होगी, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होते ही सेल्स डेड होने लग जाती है, और उसका जो सबसे पहला सिम्टम सामने निकल करके आता है वो है घबराहट। गला खराब में सूजन, गले के अंदर खराबी हो सकती है या उसके अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई है, तो भी ये लक्षण का रूप है। मुंह से श्वास लेना, मुंह से अगर व्यक्ति श्वास लेता है तो अपन इसके कारण पहचान सकते हैं कि व्यक्ति का जो नजल कैविटी है वो ब्लॉक हो गया है, अब उसको श्वास मिल नहीं रहा। ठीक है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अस्थमा की स्थिति में चला जाता है। एक अगला है छाती की कठोरता। मैंने जैसे आपको सबसे पहली चीज बताई कि अगर व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उसके फेफड़े के अंदर जो एल्वियोल्स होते हैं, जो अंतिम जो वायु प्रकोष्ठ होते हैं, वो संकीर्ण हो जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं या सख्त हो जाते हैं। तो सबसे जो मुख्य और जो अंतिम चीज है वो हमारे वायु प्रकोष्ठ है। जब वहां तक श्वास नहीं मिलेगा तो उनकी कार्यविधि खत्म हो जाएगी, वो अपना कार्य करना बंद कर देंगे। तो जो 100% जो हमारा फेफड़े वर्क करते थे वो अब आ जाएंगे 50% में। अब हमारा केवल लंग से वो 50% वर्क करेगा। मैं आपको ऐसे कल्पना के हिसाब से बता रहा हूं कि 50% वर्क करेगा। तो क्या होगा कि फेफड़े के अंदर जितने भी जो श्वास नलियां हैं वो भी अपना कार्य धीरे धीरे कम कर देगी। तो कुल मिलाकर के जो फेफड़े का पूरा भाग है वो कठोर स्थिति पकड़ लेगा। तो हमारे जो छाती का जो भाग होता है, जो वक्षस्थल होता है, उसमें कठोरता महसूस होने के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो हम इस प्रकार से जो अस्थमा है उसके लक्षणों को पहचान सकते हैं। अब हमारा जो मुख्य लक्षण हो गया, अब इसका होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अगर विद्यार्थियों को देखें इसके अंदर, तो अस्थमा की क्या क्या चिकित्साएं हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर अपन लेते हैं वो हमारी जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के अंदर व्यक्ति को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसको गुनगुना पानी ग्रहण करना चाहिए। गुनगुना पानी जितना व्यक्ति ग्रहण करेगा उससे क्या होगा कि उसके जो शरीर का तापमान है वो बढ़ेगा, और हमारे जो श्वास नलियों के अंदर जो मैंने बताया आपको म्यूकस का उत्पादन अधिक होने लग जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और श्वास की जो नलियां हैं, जो मार्ग है, वो खुलते जाएंगे, जिससे हमारा श्वास प्रॉपर चलने लगेगा, हमें घबराहट महसूस नहीं होगी, फेफड़ों को पूर्ण रूप से श्वास से मिलने लगेगा। अब एक आता है इसके अंदर भाप ग्रहण करना। तो जैसे जल को तो पिया था हमने, भाप को है कि कोई भी ऐसा
पात्र लें जिसके अंदर भाप बने और उस भाप को आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसको आप ग्रहण कर सके अपने नासिका मार्ग से। तो जैसे जैसे आप जैसे श्वास ग्रहण करते हैं तो कोई भी एक पात्र जिसमें अपन भाप को इकट्ठा कर सके, उससे आप नाक से जैसे अपन किसी चीज को सूंघते हैं तो वैसे ही उसको भाप को अंदर खींचना है। तो वो जो गर्माहट हमारे नजल कैविटी के अंदर जाएगी तो वो पूरा जो मार्ग है उसको क्लियर कर देगी, या किसी प्रकार का बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन है तो उस बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगी। अब है आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा, जिस व्यक्ति को अस्थमा है उसको किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। तो आहार के अंदर देखो, जो शाकाहारी आहार होता है, शुद्ध शाकाहारी आहार वो लेना चाहिए। अब वर्जित क्या है, जैसे नमक, चावल, मैदा तथा दूध से जो चीजें बनी हुई होती है वो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फल व हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें, और जो तरल चीजें होती हैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाएं, ताकि आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो बढ़े नहीं। अब योग चिकित्सा अगर इसकी पढ़े तो योग चिकित्सा में देखो पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, ये अपना शशांकासन है, सूर्य नमस्कार है, पश्चिमोत्तान है, भुजंगासन है, धनुरासन है, आकर्ण धनुरासन है, और प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है। ये सब हम इसको इस अस्थमा के रोग में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी योग चिकित्सा कर सकते हैं। और अब षटक्रियाएं होती है, जो षटक्रम है उसके अंदर सबसे जो अच्छा उपाय बताया गया है अस्थमा के लिए वो है जल नेति का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो साइनस का जो पार्ट होता है वो साफ हो जाएगी, उसकी सफाई हो जाएगी। लेकिन मुख्य चीज ये रहती है कि योग और जो आप षटक्रियाओं का जब अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पास में एक अच्छा योग निर्देशक होना बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम क्या होगा, कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। तो ये हमारी योग चिकित्सा थी। इस प्रकार से हमारा जो अस्थमा रोग है वो कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे साइनोसाइटिस और राइनोटिस के ऊपर, जो भी हमारे श्वास से संबंधित रोग हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों